दिल्ली में सड़कों पर नाव चल रही है। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी की वजह से यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे कई इलाके दरिया बन गए हैं। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया है, क्योंकि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। बुधवार की रात भी दिल्ली वालों के लिए परेशानी का सबब बन गई। एबीपी न्यूज की टीम ने कश्मीरी गेट पर मौजूद तिब्बती मार्केट एसोसिएशन मोनेस्ट्री का जायजा लिया। यहाँ बाढ़ के हालात खुद बर्बादी की कहानी कह रहे हैं। पूरा मार्केट पानी में डूब चुका है। दुकानों के शटर आधे से ज्यादा पानी के अंदर दिखाई दिए। कॉलोनी में आने जाने के लिए लोग नाव का सहारा लेते नजर आए, लेकिन उस पर भी मुसीबत ये थी कि नाव चलाने वाला कोई नहीं था। 2013 में एक बार आया था, तो उस टाइम इससे कम ही था। इससे कम था, इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया। अंदर कितना पानी भरा? अभी कम से कम यहाँ तक होगा। पानी तो डूब जाएगा इसमें, आदमी हिलेगा तो डूब जाएगा इसमें। पानी है कि डूब जाएगा? हाँ, डूब जाएगा इसमें। बुधवार रात 10 बजे यमुना का जलस्तर 208.05 मीटर तक पहुंच गया और अभी इसकी और भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली के बाद अब आपको तस्वीर हिमाचल की हम दिखाते हैं। हिमाचल में कुदरत के कहर की डराने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो दूसरी ओर मुश्किल हालातों में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और होमगार्ड जवान देवदूत साबित हो रहे हैं। हिमाचल के किन्नौर की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला जा रहा है। चट्टानों के बीच बहते सैलाब को देखिए। ये ट्रैकर बिना रेस्क्यू टीम की मदद के इसे पार करने की सोच भी नहीं सकते थे। दरअसल कारा इलाके में प्रशासन को 28 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली थी, जिसमें कुछ चरवाहे और ट्रैकर भी शामिल थे। ये सभी लोग करीब 3 दिन से अलग अलग लोकेशंस पर फंसे थे। लोगों को मुश्किल हालातों से निकालने के लिए 10 जुलाई को एनडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और होमगार्ड कर्मियों की टीम रवाना हो गई थी और तमाम मुश्किल हालातों के बीच लोगों को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एनडीआरएफ इंस्पेक्टर प्रेम कुमार नेगी के नेतृत्व में संयुक्त बचाव दल ने इस विषम परिस्थिति में अदम्य साहस का परिचय दिया। देखिए इस तरह से रस्सियों की मदद से लोगों को पानी के प्रहार से बचाकर मोलिंग गांव तक पहुंचाया गया। यहां पहुंचने के बाद सुरक्षित बचकर आए लोगों का फूल माला से स्वागत किया गया। इसके बाद रेस्क्यू किए गए ट्रैकर्स भी अपनी जान बचाने के लिए एनडीआरएफ समेत रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों का शुक्रिया अदा करते दिखाई दिए। और देखिए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और ऐसा इसलिए क्योंकि बुधवार को दिल्ली में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये तस्वीर उस वक्त की है जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। अमित शाह से उनकी इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार से सस्पेंस जल्द खत्म हो सकता है। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने इसे महज एक शिष्टाचार मुलाकात ही बताया। केवल एक जिसको बोलते हैं कि एक सदिच्छा भेंट होती है, शिष्टाचार होता है। जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए, बातचीत थोड़ी बहुत एक अच्छे वातावरण में होना चाहिए। बताया जा रहा है कि 18 जुलाई को एनडीए गठबंधन के घटक दलों की बैठक बुलाई गई है। इस दौरान अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में मंत्रालय को लेकर पेंच इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि डिप्टी सीएम अजीत पवार को वित्त मंत्रालय चाहिए। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि गृह मंत्री के साथ मुलाकात महज एक समीक्षा बैठक भी है, इसका राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है। वही बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। तीसरे दिन जहां दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली, तो आज भी सदन के अंदर और बाहर संग्राम के आसार। मौका भले ही मानसून सत्र का हो, लेकिन बिहार की सियासत इन दिनों उबाल मार रही है। आज भी बिहार की सियासत में सड़क से लेकर सदन तक कोहराम देखने को मिल सकता है। आज बीजेपी नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च निकाला जाएगा। बीजेपी लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की चार्जशीट में तेजस्वी का नाम आने पर इस्तीफे की मांग कर रही है। साथ ही बिहार में शिक्षक भर्ती नियमावली में हुए बदलाव को वापस लेने की मांग पर भी अड़ी हुई है। सुबह 10:30 बजे महागठबंधन के नेता विधानसभा परिसर में केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए हल्ला बोलेंगे। ये तस्वीरें बिहार परिषद की मानसून सत्र की तीसरे दिन की कार्यवाही की है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली है।
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से उनकी पगड़ी को लेकर सवाल किया था, जिसके बाद सम्राट चौधरी ने कहा है कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे तब पगड़ी उतार देंगे। एक और कांवड़ यात्रा चल रही है तो दूसरी ओर कांवड़ यात्रा को लेकर एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट के बाद सियासी पारा सातवें आसमान पर है। यूपी में जारी कांवड़ यात्रा को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट ने नई सियासी बहस को जन्म दे दिया है। ओवैसी ने ट्वीट करके लिखा कि सड़क पर नमाज अदा करो तो FIR हो जाती है, लेकिन कांवड़ यात्रा के लिए गोश्त की दुकानें ढक कर बंद करवा दी जा रही हैं। धार्मिक भावनाओं के नाम पर रोजगार का हक छीन लेना शर्मनाक बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या एक देश में दो कानून नहीं है? आपकी समान नागरिकता की बातें ढोंग हैं। ओवैसी के इसी ट्वीट पर बीजेपी नेताओं ने तीखा हमला बोला है और उनके बयान को शर्मनाक बताया है। UCC की तुलना कावड़ यात्रियों से या जो सड़क पर नमाज पढ़ते हैं और जाम लगाते हैं और पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, उनसे करना शर्मनाक है। देखिए, आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं और एक साल में मात्र एक बार 3 से 4 दिन के लिए कावड़ यात्रा होती है, तो दोनों का कंपैरिजन इसलिए नहीं हो सकता कि वो तो आप दिन में 5 बार पढ़ते हैं, ये एक साल में 3 या 4 दिन के लिए यात्रा में मार्ग अवरुद्ध होता है, वो भी अल्टरनेट रूट खोल दिए जाते हैं। वहीं संतों ने भी ओवैसी के बयान की कड़ी निंदा की है। लगाया जा रहा है तो कौन सी दिक्कत है, कौन सी समस्या? तो लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धार्मिक संगठनों और आम लोगों से राय मांगी थी, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द लागू करने की कवायद तेज हो गई है। UCC पर धार्मिक संगठनों और आम लोगों के सुझावों का आज आखिरी दिन है। इसके बाद सुझावों के आधार पर विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक लॉ कमीशन को UCC पर करीब 45 लाख सुझाव मिले हैं। आयोग ने UCC को लेकर आम जनता, सार्वजनिक और धार्मिक संस्थानों के अलावा संगठनों के प्रतिनिधियों से राय मांगी थी। ईसाई भाइयों में कई डिनोमिनेशन, बैप्टिस्ट है, रोमन कैथोलिक है, और इनके लिए क्या करेंगे फिर आप? एक और UCC को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तो दूसरी ओर मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा ने भारत के संविधान की तारीफ की है। मैंने हिंदुस्तान में देखा, धर्म गुरुओं से मुलाकात की, चाहे वो हिंदू धर्म गुरु हों या दूसरे धर्मों के हों, उन्होंने आपसी समझ की बात की, भाईचारे की बात की, बेइंतहा खुशी हुई। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ सिविलाइजेशंस एंड कल्चर्स का नजारा मुझे हिंदुस्तान में देखने को मिला, वो कहीं नजर नहीं आया। इधर पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के भारत आने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इसी सिलसिले में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे UCC से जोड़ते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान की सीमा गुलाम हैदर और ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा की लव स्टोरी इस समय दोनों मुल्कों में चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों के बीच PUBG खेलते वक्त इश्क हुआ और इश्क इस कदर परवान चढ़ा कि सीमा हैदर पहले दुबई और फिर नेपाल होते हुए ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। वहीं अब सीमा हैदर के अवैध तरीके से भारत पहुंचने और यहां रहने को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। अब इस मामले को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को घेरा है। ये लव जिहाद नहीं हुआ तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई आप इंडिया में? अरे भैया, ये BSF को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह ने भी सीमा हैदर के मामले को लेकर देश के लिए खतरे की घंटी बताया है। एक औरत पाकिस्तान से बिना वीजे के इंडिया में आ गई और राजधानी में आ गई, तो आतंकवादी को आने में कितनी देर लगेगी? भाई, देश खतरे में है। फिलहाल पुलिस इस मामले में पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर और सचिन मीणा से पूछताछ कर रही है। अब न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ते हैं। सेंसर बोर्ड ने अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओ माय गॉड 2 पर रोक लगा दी है। फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया गया है। भगवान अपने बनाए हुए बंदों में कभी भेद नहीं करते। एक बार फिर एक फिल्म रिलीज होने से पहले विवादों में आ गई है। आपको बता दें कि अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी स्टारर फिल्म OMG 2 का हाल ही में टीजर रिलीज हुआ है, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। दरअसल इस टीजर में एक सीन दिखाया गया है जिसमें भगवान शिव का अभिषेक ट्रेन के पानी से हो रहा है। इस सीन को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं। फिल्म में अक्षय भगवान शिव के किरदार में दिख रहे हैं। दूसरी ओर सेंसर बोर्ड ने फिल्म रिलीज करने का सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है और फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया है।
फिल्मों में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फिल्म बनाने वालों पर सियासत करने का आरोप लगाया है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली फिल्मों पर बैन लगाने की भी मांग की है। एक जमाने में फिल्म आया करती थी जिसमें लोगों के मजहबी एतकाद को मजबूती मिला करती थी। हर वो फिल्म जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाती है उस फिल्म को बैन होना चाहिए। आपको बता दें कि ये फिल्म पहले 11 अगस्त 2023 को रिलीज करने की तैयारी थी। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के ग्वालियर दौरे पर रहेंगी। यहां वो एक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी, साथ ही जयविलास पैलेस भी जाएंगी। ये तैयारियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत को लेकर अंजाम दी जा रही हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम की रिहर्सल की जा रही है। बताया जा रहा है कि ग्वालियर का पूरा जयविलास महल राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारी में लगा है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ग्वालियर का दौरा है। यहाँ राष्ट्रपति के कार्यक्रम की अगर बात करें तो IIITM कॉलेज में दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शामिल होंगी, साथ ही वो जयविलास महल भी जाएंगी। यहाँ कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ग्वालियर महल के म्यूजियम का दौरा करेंगी, साथ ही सिंधिया परिवार के साथ लंच भी करेंगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी में जुटी रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले भारत के 6 राष्ट्रपति ग्वालियर के जयविलास पैलेस का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर रवाना हो गए हैं। 14 जुलाई को फ्रांस के नेशनल डे में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे और 15 जुलाई को अबू धाबी के दौरे पर रहेंगे। ये तैयारियां फ्रांस के बेस्टिल डे परेड की हैं, जिसमें 14 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री को बेस्टिल डे परेड में शामिल होने का न्योता दिया है। Visit to France is for July 13th and 14th. At the invitation of His Excellency Mr. Emmanuel Macron, the President of France. This would be Prime Minister's 6th visit to France. साथ ही आपको बता दें कि इस परेड में भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के सैनिक भी शामिल होंगे। राजपूताना राइफल्स के एक बैंड के साथ बेस्टिल डे परेड में ये टुकड़ी मार्च करेगी। किसी दूसरे देश के राष्ट्र दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करना एक बड़े सम्मान और गौरव की बात है। 15 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस से अबू धाबी पहुंचेंगे। यहां संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। बाबा बागेश्वर का दरबार ग्रेटर नोएडा में सज चुका है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन ग्रेटर नोएडा के जैतपुर में 16 जुलाई तक किया जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के जैतपुर गांव की हैं, जहां बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार सजा हुआ है। बारिश को ध्यान में रखते हुए कथा के लिए 200 बीघा खाली जमीन पर 4 वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए थे, लेकिन लोगों का हुजूम इस तरह जमा हुआ कि सारी तैयारियां नाकाफी साबित हुई। हालांकि बुधवार को कथा के दौरान व्यवस्था इस तरह चरमराई कि कई महिलाएं गर्मी और ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होकर गिर गईं, तो वहीं बेकाबू भीड़ में कई लोगों को गंभीर चोटें भी आईं। किसी भी तरह कोई भगदड़ नहीं मची है। उमस और अत्यधिक गर्मी के कारण कुछ महिलाएं तथा कुछ बुजुर्ग असहज स्थिति में आ गए थे। उनको तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से विभिन्न नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। वहीं कथा के दौरान एक शख्स महिला को उठाकर बैरिकेडिंग से बाहर फेंकता हुआ भी नजर आया। क्षमता से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने से सुरक्षाकर्मी और पुलिस भी जूझती नजर आई। स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो कथा को कुछ समय के लिए बीच में ही रोकना पड़ा। बढ़ती भीड़ को देखते हुए मेट्रो स्टेशन के गेट को भी बंद कर दिया गया। और देखिए, हिंदुस्तान में मिशन मून का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बस कुछ ही घंटे की देरी है जो भारत का चंद्रयान 3 चांद के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए उड़ान भरेगा। भारत के महामिशन की ये महा तैयारी है। चांद की रहस्यमय दुनिया से पर्दा उठाने के लिए चंद्रयान 3 अपनी राह पर आगे बढ़ने वाला है। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने से पहले मंगलवार को इसरो ने इसकी रिहर्सल पूरी होने की जानकारी दी थी। ये रिहर्सल 24 घंटे चला, जिसमें माहौल एकदम लॉन्चिंग जैसा ही होता है, बस रॉकेट को लॉन्च नहीं करते हैं। Hoping launch will take place on 14th and successful landing on the moon. That's our hope.
इसरो ने चंद्रयान 3 को ले जाने वाले बाहुबली रॉकेट LVM-3 की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। बुधवार को इसरो की ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई कि चंद्रयान 3 मिशन की समीक्षा पूरी हो गई है। आज से इसकी उल्टी गिनती शुरू होगी। चंद्रयान 3 चांद से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनसे अब तक दुनिया अनजान है, क्योंकि चांद की आधी सतह चमकती हुई है, मतलब जहां तक रोशनी पहुंचती है तो आधी सतह घुप अंधेरे में डूबी है। इसरो का मकसद चांद की इसी अंधेरी दुनिया तक पहुंचना है, मतलब चांद का दक्षिणी ध्रुव। बाढ़ से आधा इंडिया परेशान, हिमाचल टू दिल्ली जल संग्राम। जी हाँ, आधा हिंदुस्तान आसमानी आफत की मार इस वक्त झेल रहा है। पहाड़ हो या फिर मैदान, मॉनसून की बारिश इंसानों पर कहर बनकर लगातार बरस रही है। आपको आफत की हम 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली की है, जिस पर बुधवार की रात बहुत भारी पड़ी। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया 1,47,827 क्यूसेक पानी बर्बादी की बाढ़ लेकर के दिल्ली में आया और दिल्ली के कई इलाकों में यमुना ने तबाही मचा दी है। कुछ जगहों पर तो रात भर लोगों को नाव से रेस्क्यू किया गया। और दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा के यमुनानगर की है। यहां भी हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद कमलापुर गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और तीसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की है। यहां भारी बारिश की वजह से शिप्रा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि घाटों पर होमगार्ड को तैनात करना पड़ा है। और चौथी तस्वीर पंजाब के संगरूर की है, देखिएगा, जहां घग्गर नदी में आई बाढ़ के चलते 6 दर्जन गांव पानी से घिरे हुए हैं। बचाव अभियान के लिए मौके पर एनडीआरएफ और सेना को लगाया गया है। पांचवी तस्वीर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की है। यहाँ कुछ चरवाहों और ट्रैकर्स समेत 28 लोगों को एनडीआरएफ, आईटीबीपी और होमगार्ड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। छठी तस्वीर उत्तराखंड के श्रीनगर की है, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर भारी बरसात के चलते लैंडस्लाइड हुआ और बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे कई जगह से बाधित हो गया है। ये जानकारी सामने आ रही है। ये अलग अलग तस्वीरें आपने देखी और अंदाजा आप लगाइए क्या हालात इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में बने हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली, जिसे लेकर लोगों के जहन में एक अलग ही छवि बनती है, मगर इन दिनों दिल्ली में हालात इतने खराब हो चले हैं कि लोग टेंट में रहने को मजबूर हैं। तस्वीर देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये देश की राष्ट्रीय राजधानी है। किसी ने नहीं सोचा था कि यमुना मैया उनसे यूं खफा हो जाएंगी और उसका रौद्र रूप दिल्ली के आसपास के इलाकों में तबाही मचा देगा। यमुना न सिर्फ प्रचंड वेग से बह रही है, बल्कि उसका फैलाव इतना ज्यादा है कि किनारे से लगते तमाम इलाके जल समाधि ले चुके हैं। ये तस्वीरें उस्मानपुर इलाके की हैं। इन लोगों के घर पानी में डूब गए हैं, इसलिए अब इन्हें सड़क किनारे पर ही सुरक्षित ठिकाना मिला है। जल्दबाजी में घर में जो जरूरी सामान हाथ लगा, ये उसे लेकर शिफ्ट हो गए हैं। कहना मुश्किल है अभी इन्हें सड़क पर कब तक दिन गुजारने होंगे। बारिश का मौसम है, ये लोग आखिरकार इन टेंट के भरोसे कब तक रहेंगे। यमुना के पानी ने उस्मानपुर इलाके को पानी पानी कर दिया है। इस इलाके का ऐसा कोई कोना नहीं जहां पानी ना भरा हो। लोग अपने घरों को खाली कर सुरक्षित स्थान पर शरण लिए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि अभी इन तक सरकार की तरफ से खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है, मगर लोगों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। लोगों के जहन में सवाल यह है कि यहाँ कब तक दिन गुजारने पड़ेंगे। खतरा इस बात का भी है कि अब पानी में रहने वाले जीव भी लोगों के बिस्तर तक पहुंच रहे हैं। इस जहरीले सांप को देखकर लोगों की नींद उड़ गई। गनीमत रही कि लोगों ने इसे पहले ही देख लिया था। ये तस्वीरें भी देश की राजधानी दिल्ली की हैं। यहाँ भी देखिए पानी किस कदर भरा हुआ है। कुदरत के गुस्से का शिकार सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी हुए हैं। देखिए यहाँ एक साथ कई डॉगी खुद को पानी से महफूज रखने के लिए शरण लिए हुए हैं। दिल्ली का शायद ही ऐसा कोई कोना बचा हो जहां हालात ठीक हो। लोहा पुल के पास बने अंडरपास में पानी इस कदर भरा है, लग रहा है जैसे यहाँ कोई नदी बह रही हो। अंडरपास का ये वीडियो किसी तालाब से कम नहीं है। कई फीट तक पानी भरा है। वाहन चालक भी यहाँ से डर डर कर वाहन निकाल रहे हैं, क्योंकि एक बार पानी भरने पर इंजन बंद हुआ
तो फिर उसका स्टार्ट होना मुश्किल है। और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं। दिल्ली के हालात पर ही बड़ी खबर है। दिल्ली में अब तक एनडीआरएफ की कुल 6 टीमों को तैनात किया गया है। एक टीम कश्मीरी गेट इलाके में तैनात है। यहां रात 1 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत 50 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है 1-2 लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा खान ने एनडीआरएफ की टीम के साथ हालात का जायजा वहां पर लिया। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट आपको हम दिखाएं, लेकिन उससे पहले मदीहा मेरी साथी खुद जुड़ चुकी है। सीधे उन्हीं का पहले रुख करेंगे। मदीहा भी मेरे साथ और अवधेश मिश्रा भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले मदीहा का रुख कर लेते हैं। मदीहा, कहां पर आपकी मौजूदगी और जरा अपडेट दीजिए दर्शकों को। क्या हालात बने हैं इस वक्त जहां पर आप हैं, वहां के आसपास? बिल्कुल, इस वक्त अगर मैं अपनी लोकेशन आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगी। सबसे पहली तस्वीर ज़रा रोड की दिखा देती हूँ। यह है आउटर रिंग रोड, जो कि कश्मीरी गेट और दिल्ली के बीच की जगह है। यह है कश्मीरी गेट का इलाका और आउटर रिंग रोड पे जो इस वक्त बाढ़ के हालात हैं, मैं चाहूँगी अब फ्रेम और कैमरा जो है दूसरी तरफ मोड़ दिया जाए और ज़रा तस्वीर दिखा दी जाए कि किस तरह से इस वक्त हम इन गलियों में, जहाँ पर हम चल के जाते थे, अपनी गाड़ियाँ लेके जाते थे, आज उन्हीं गलियों में बोट से सवार हैं एनडीआरएफ के साथ। वजह यह है क्योंकि यमुना का जलस्तर हर घंटे लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते जलस्तर के साथ जो इलाके हैं चारों तरफ पानी पानी है सब जगह। मैं चाहूँगी ये ज़रा डीडीए का पार्क जो है वो भी दिखाया जाए, किस तरह से पार्क में कई फुट पानी जो है वो भर गया है। गेट पार्क का पूरी तरह से इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। अब चाहूँगी कैमरा उस दूसरी तरफ रोहित ज़रा पैन करके दिखा दीजिए कि जो पंडाल है, जो मंदिर है, वो पानी से भर गया है। लगातार पानी चढ़ता जा रहा है और सीधी जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रही हैं जगह, वो है यमुना बाजार का इलाका। ये वो इलाका है जहाँ से कल हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और खास उसी इलाके में हम लोग मौजूद थे। लेकिन आज हालात यहाँ पर ये हो गए हैं कि पानी जो है 5 फुट से ज़्यादा यहाँ पर है और कई इलाके ऐसे हैं यहाँ पर जहाँ पर पानी जो है वो 6 फुट से भी ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बोट लेकर आगे जा रही है, वो बोट भी कई जगह रुक जा रही है क्योंकि लोगों का सामान बहकर इस पानी में आ रहा है। तस्वीरें आप देख रही होंगी, सामने एक शख्स भी नज़र आ रहा होगा कि वो अपना कुछ सामान लेके इतने पानी में जो है वो आ रहा है। तो इसी तरह से चारों तरफ की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मैं चाहूँगी राइट हैंड साइड की तस्वीरें ज़रा दिखाई जाएं कि एक अस्पताल है और उस अस्पताल के अंदर तक जो पानी है वो भरना शुरू हो गया है। यहाँ से यमुना जो है वो बेहद नज़दीक है। हर घंटे जो है पानी का जलस्तर वो लगातार बढ़ रहा है। वाटर लेवल बढ़ने के साथ साथ जो इलाके हैं उनमें पानी आ गया। सबसे पहले देखा जा रहा था कि जो यमुना के आसपास झुग्गी बस्ती है, यमुना खादर का इलाका है, वहाँ पर पानी आया। लेकिन अब हालात ये हो गए कि रिंग रोड तक पानी है। रिंग रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और एनडीआरएफ की टीम इस वक्त बोट से बिल्कुल ठीक है मदीहा, ये हालात यहाँ पर आप बता रहे हैं, रिंग रोड के आसपास का ये पूरा इलाका किस तरीके से पानी में डूबा हुआ है ये हम देख पा रहे हैं। और वहाँ पर टीमें मौजूद हैं जो लोगों को रेस्क्यू भी कर रही हैं और राहत के लिए भी टीम लगातार वहाँ पर कवायद करती हुई दिखाई दे रही है। आप रहे हमारे साथ। अवधेश मिश्रा का रुख कर लेते हैं। लोहा पुल दिल्ली से वो जुड़े हैं मेरे साथ। अवधेश, वहाँ पर पानी का जो स्तर है वो किस तरीके से बढ़ रहा है और क्या इस वक्त ताज़ा हालात वहाँ पर हैं, जरा दिखाइए दर्शकों को। बिल्कुल दीपा, देखिए दिल्ली में जो बाढ़ का इतिहास उसके सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और लोहा पुल की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। मतलब डराने वाली तस्वीरें हैं। और बीती रात जिस तरीके से यमुना ने अपना रौद्र रूप अपनाया तो 4.5 दशक पुराना रिकॉर्ड टूट गया। जिस तरीके से अगर हम बात करें वाटर लेवल की तो 207 मीटर तक तो जाता रहा है। केवल 4 बार ऐसा हुआ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 208.46 मीटर यमुना का जलस्तर हो गया है। बुधवार रात तक ये 208.8 था। और आप देखिए लोहा पुल से बिल्कुल अब यमुना का जो लेवल है वो एकदम बराबर हो गया है। और अगर इसी तरीके से जलस्तर बढ़ता रहा तो हो सकता है कि पुल के ऊपर से पानी बहे। एक बात और है, जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो गांधीनगर का जो इलाका है, जो गीता कॉलोनी है, वहाँ पर जगह जगह पानी घुसने की हालत बन गई है। हालांकि प्रशासन बोरियां लगाकर मिट्टी को वहाँ पर लगाकर रोकने की पानी कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बात का पूरा अंदेशा है, पूरा खतरा है कि उस इलाके में पानी जा सकता है। यानी कि अब गांधीनगर और गीता कॉलोनी भी खतरे की जद में आ गई हैं। किसी भी
वक्त वहाँ पानी दाखिल हो सकता है। वो आप देखिए तस्वीरें, ये जो यहाँ पर आसपास लोग रहते थे, किस तरीके से उन्होंने अपने सामान को हटाया, किस तरीके से गृहस्थी सड़कों पर आ गई है। और यहाँ पर पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया है, क्योंकि लोग आ रहे हैं, सेल्फी लेना चाह रहे हैं, फोटो खींचना चाह रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें खतरनाक हो सकती हैं। तो ये पुराना यमुनापुर और एक बार नया लोहा पुल भी आप देख लीजिए, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा दूरी बची नहीं है। ये पुल भी एकदम इसके करीब तक पानी पहुंच गया है। तो ये स्थिति है, भीषण बाढ़ है, और यही वजह है कि एलजी ने एक आपात बैठक बुला ली है। आप देखिए ये पूरी तस्वीर हम लोहा पुल की दिखा रहे हैं, और स्थितियां लगातार खराब हो रही है। जलस्तर अभी भी बढ़ रहा है, लगातार जलस्तर को महसूस कर पा रहे हैं बढ़ता हुआ। लेकिन जो नया खतरा है, उस्मानपुर की बात आपने की थी, गीता कॉलोनी और गांधीनगर की तरफ भी पानी बढ़ रहा है, और बिल्कुल ठीक है, आ गया है। देखिए लगातार बैठकों का मंथन का दौर चल रहा है। यमुना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और सरकार को, प्रशासन को भी अब रिकॉर्ड तोड़ तैयारी करनी होगी, नए सिरे से तैयारी करनी होगी और बेहतर तैयारी करनी होगी। हिमाचल से बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिमाचल के चंद्रताल में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। फंसे पर्यटकों को निकाला जा रहा है, ये जानकारी वहां से सामने आ रही है। जेसीबी के जरिए हटाई जा रही बर्फ और 200 लोगों को सड़क के रास्ते लाया जा रहा है, ये बात सामने आ रही है। चंद्रताल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, ये बात सामने। फंसे पर्यटकों को निकाला लगातार जा रहा है, जेसीबी के जरिए वहां पर जो बर्फ जमी थी उसको हटाया जा रहा है, और 200 लोगों को सड़क के रास्ते लाया जा रहा है, ये बात सामने आ रही है। 3 दिन से जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए जो टीम वहां पर पहुंची, उसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। फंसे पर्यटकों को वहां से लगातार निकाला जा रहा है, और खबर ये सामने आ रही है, जो बर्फ वहां पर लगातार जमी रही, जो लगातार रेस्क्यू में परेशानी बनती रही, उस बर्फ को जेसीबी की मदद से वहां से हटाया जा रहा है, रास्ते को साफ किया जा रहा है, और 200 लोग बताए जा रहे हैं, सड़क के रास्ते इनको लाया जा रहा है। हिमाचल के चंद्रताल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, और आपने देखा वहां के सीएम ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस तरीके से हालात का वहां पर जायजा लिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू का ट्वीट भी है सीएम का, वो आपको जरा दिखा दें। उन्होंने क्या ट्वीट किया है। हमारे हिमाचल सरकार में मंत्री श्री जगत सिंह नेगी और सीपीएस श्री संजय अवस्थी 18 घंटे कड़े संघर्ष के बाद बर्फ से ढके रास्ते को साफ करवाते हुए उन्होंने ट्वीट किया है, चंद्रताल पहुंच चुके हैं। अभी अभी श्री जगत सिंह नेगी जी ने सैटेलाइट फोन के द्वारा मुख्यमंत्री जी को सूचित किया है कि चंद्रताल में फंसे यात्रियों को निकालने का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। ये ट्वीट किया गया है। अब चिंता की कोई बात नहीं है, जो लोग वहां पर हैं उन तक टीम पहुंच चुकी है, उन लोगों को वहां से लगातार निकाला जा रहा है। ये सीएम का ट्वीट आपके सामने हमने रखा। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल रात लेह लद्दाख में भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। उन्होंने भारत चीन सीमा पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर रक्षा कर रहे आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की है। ये बड़ी जानकारी है। लेह लद्दाख में भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी के जवानों से मिले हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, और वहां पर उनसे मुलाकात की। ये तस्वीर देखिए सामने आपके है। लगभग 15,000 फीट की हाइट पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर भारत चीन सीमा पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर रक्षा कर रहे आईटीबीपी के जवानों से उन्होंने बातचीत की, उनसे मुलाकात की। लगभग 15,000 फीट की हाइट पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर। तो ये तस्वीर उस वक्त की है जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जवानों से मिल रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। वो वहां उन हालातों में पहुंचे जहां पर हमारे जवान भारी मुश्किलों के बीच में लगातार डटे रहते हैं। उनसे मुलाकात की, उनसे बात की, और ये उसी वक्त की तस्वीर हमने आपके सामने रखी।